नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है वनरक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से मैथ्स की क्लास। आपको पता है दोस्तों कि MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए आप सिलेक्शन में आप कंपटीशन पे नहीं हैं। आपको मैथ्स में किसी भी कंडीशन में दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 18, 19 या 20 का स्कोर किसी भी कंडीशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जिससे मैथ्स बनती है वो 20 में से 20 स्कोर ले आता है। ठीक है, तो आप मैथ्स में बिल्कुल हल्के में मत लेना मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। मैथ्स में आपको 20 में से कम 18, 19 या 20 नंबर लाना ही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास की शुरुआत करेंगे हम आसान आसान सवालों से। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में ना मैं सिर्फ इजी सवाल सॉल्व कराऊंगा क्योंकि पहली क्लास है। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम मीडियम और फिर टफ लेवल पे भी जाएंगे। तो यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो है अपन उसी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो मैं बहुत आसान से समझाऊंगा भाई। ठीक है, समय लगता है मैथ्स में। ठीक, जीके में बहुत फास्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैथ्स देखो मैथ्स मेरे से वही पढ़ने आएगा जिसको मैथ्स समझ में नहीं आती है, बाकी तो पढ़ने आएंगे नहीं ना। ठीक है, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए 40 वस्तु का क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो 40 लिख दिया मैंने और SP लिख दिया। तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 50 वस्तु के किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसलिए इसको CP से लिख दिया मैंने। ठीक है, 40 हो गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP और 50 हो गया कॉस्ट प्राइस CP यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, आप मुझे बताइए, सवाल पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो आप 40 वस्तु बेच रहे हैं, कितनी वस्तु बेच रहे हैं, 40 वस्तु बेच रहे हैं और 50 वस्तु खरीद रहे हैं, तो आपको कितने वस्तु का लाभ होगा बताइए। आप देखो 50 खरीद रहे हो, ठीक है, और 40 बेच रहे हो। ठीक, तो मतलब 50 खरीद रहे हो और 40 बेच रहे हो, मतलब 10 वस्तु के बराबर आप लाभ ले रहे हो। कितने ले रहे हो, 10 वस्तु के बराबर लाभ ले रहे हो। 50 में से 40 घटा देंगे 10 आ जाएगा। और किस पे ले रहे हो बताइए मुझे, किस पे ले रहे हो बताइए, 40 पे ले रहे हो ना, 40 बेच रहे हो। देखो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो कह रहा है, तो 10 का लाभ कमा रहे हो आप 40 वस्तु पे। ठीक है, 40 वस्तु बेच के आप 10 का लाभ कमा रहे हो, तो 10/40 गुणित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 चौके 40, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, मतलब कितना होगा, 25% क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जो 20% छूट पर बेची जाए, जबकि पहले उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। देखो भाई साहब क्या कह रहा है, उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जो 20% छूट पर बेची जाए, जबकि पहले उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। देखो इसको कहते हैं लॉलीपॉप देना। क्या कहते हैं, लॉलीपॉप देना, मतलब पहले ही रेट बढ़ा दो उसके बाद छूट दे दो। ठीक है, ये सवाल वही वाला है। मान के चलिए दोस्तों वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपये है। क्या है, वस्तु का मूल्य मान के चलिए 100 रुपये है। ठीक है, क्या कह रहा है, उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो जो 20% छूट पर बेची जाती है, जबकि पहले उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये की वस्तु है, 40% लाभ पर पहले बेचा गया था, मतलब 100 की वस्तु को आपने 140 रुपये में बेच दिए, मतलब 100 का 40% 40 होगा, तो 100 की वस्तु को 40% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 140 में बेच रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हो आप, 20% की छूट दे रहे हो। 140, देखो 100 की वस्तु थी, आपने क्या कर दिए, उसको 140 उसका रेट रख दिए।
अब उसके बाद 20% की छूट दे रहा हो तो 140 का 20% कितना हो जाएगा, 140 का 20% हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब 28 रुपये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20%। मतलब 140 की वस्तु पे 28 रुपये की क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो। तो वस्तु कितने में बिकेगी, 140 में से 28 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 112 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 112 बच जाएगा। मतलब आप फाइनली वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपये की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं भाई साहब, 112 रुपये में बेच रहे हो। मतलब आपको कितना फायदा हो रहा है, 12% फायदा हो रहा है। देखो सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, 100 की वस्तु 112 में बेचोगे मतलब आपको कितना फायदा हो रहा है, आपको 12% का फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 है दोस्तों। सवाल कह रहा है सवाल नंबर 3, एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं। देखो एक वर्गाकार फर्श है, मान के चलो ये भाई साहब आपका वर्गाकार फर्श है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है। ठीक, तो सारी 6 मीटर होंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं। मतलब इसमें छोटे छोटे अपन को वर्ग लगाना है। क्या लगाना है, वर्ग से इसको भरना है। ठीक है, तो कितने भर सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक, भुजा कितनी कह रहा है, छोटे वर्ग की 60 सेंटीमीटर कह रहा है। कितनी कह रहा है, 60 सेंटीमीटर कह रहा है। और बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, 6 मीटर। तो मैं इसको भी क्या कर लूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, आपको पता है इसका क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में अगर मैं एक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो वर्गों की संख्या मुझे मिल जाएगी। तो देखो 6 गुणित 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो 6 गुणित 6 करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुणित भुजा गुणित भुजा होता है तो 600 गुणित 600 हो जाएगा, बटे छोटे वाले की कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर है तो 60 गुणित 60 हो जाएगा। काटूंगा तो कैसे कटेगा बताओ, ये कट जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, 6 से कट जाएगा आपका 600 100 बार। ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 100 वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है बताइए। 7 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत क्या है, एवरेज क्या है, 96 है, 96 है। चौथी और पांचवी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो भाई साहब इसमें टोटल 7 संख्या है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये क्रमागत संख्या है और धनात्मक संख्या है। ठीक है, मतलब क्रमागत मतलब एक सीरियल वाइज है। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा ना, इस प्रकार से है। ठीक है, और क्या है, धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। तो अब देखिए कह रहा है चौथी और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा, चौथी और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो जब भी बात ऐसा सवाल आए क्रमागत संख्या हो, ठीक है, और क्या दिया हो, औसत दिया हो, तो आपको पता है कि बीच की संख्या क्या होती है, एवरेज होती है। ठीक है, और वही क्या होती है, औसत होती है। ठीक है, एवरेज मतलब औसत बीच की संख्या होती है। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, इन सारी संख्याओं का औसत हो जाएगी। यहाँ औसत 96 दिया है तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, 96 हो जाएगी। और अगली संख्या क्या हो जाएगी, 7 क्रमागत धनात्मक। क्रमागत है मतलब सीरियल वाइज है और धनात्मक है, तो 96 के अगला कौन सा आएगा, 97। ठीक है, पांचवी संख्या 97 होगी और इसका गुणनफल कैसे हो जाएगा, तो 96 गुणित 97 करना है आपको। तो सबसे पहले 7 का गुणा 6 में करूंगा तो 7 42 यानी कि 2 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 2 आ रहा है ऑप्शन में। देखो किसमें इकाई का अंक 2 है, 93 12, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है ना। तो ये 4 सवाल मैंने आज करवाए भाई साहब आपको। ठीक, ये सबसे पहली क्लास है। ठीक है, इसके बाद रेगुलर आपको एक वीडियो में 10 सवाल देखने को मिलेंगे। आप लोगों का जो प्यार है, ठीक है, प्यार मतलब क्या है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं और आपको कितने सवाल समझ में आए हैं और ये क्लास आपको रेगुलर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दो तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं बार अब कॉपी में लिखता हूँ फिर मेहनत करता हूँ। इतनी मेहनत करने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू।